गुरुकुल पद्धति का आज के प्रसंग में कितना कितना महत्व है, उस पे डिफरेंट व्यूज डेफिनेटली हैं, एंड Acharya ji will be talking about that, and then I'll just let him start. So Acharya ji, थोड़ा आप आपको सुनाई दे रहा है ठीक से? हाँ बिल्कुल। तो अब आप शुरू कर दीजिए हैं, और धीरे धीरे बाकी जो है वो और जुड़ते जाएंगे। तो बट समय हो रहा है तो हम टॉपिक पे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें? हाँ जी, हाँ जी। आप सब लोग मेरे साथ पवित्र गायत्री मंत्र पहले बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ते देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। I'm audible? Yes, yes. Most respectful श्री सैगल साहब, उपस्थित मातृशक्ति आर्य बंधुओं और वहां उपस्थित सभी भारतीय गण एवं विद्वज्जन, आज का हमारा विषय है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की आधुनिक युग में प्रासंगिकता। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली और मॉडर्न एजुकेशन, इन दोनों का जो संबंध है वो पहले हमें समझना पड़ेगा, इसमें फर्क क्या है। जो बेसिक इसमें अंतर है वो ये है कि जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है वो टीचर सेंट्रलाइज्ड है, और जो मॉडर्न एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड। चाइल्ड सेंट्रलाइज से मतलब होता है कि बच्चे की रिक्वायरमेंट, बच्चे की रुचि, बच्चे की जिज्ञासा,
उसके आधार पर हम उसको शिक्षा देते हैं। और जो टीचर सेंट्रलाइज एजुकेशन है, जिससे हम गुरुकुल शिक्षा बोलते हैं, उसमें जो सेंट्रल पॉइंट है वो गुरु है। अब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु क्या है? बहुधा हम लोग ये महसूस करते हैं कि जो धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, जो धर्म के आचार्य हैं, धर्मोपदेश करते हैं, वो कदाचित गुरु होते हैं, या जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं या दुनिया को चलने का उपदेश दे रहे हैं, वो गुरु की कैटेगरी में है। परंतु हमारी संस्कृति में इसका कुछ और व्यापक दृष्टिकोण है। गुरु हमारे यहाँ उसकी 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी है स्टार्टिंग कैटेगरी में जो गुरु की संज्ञा है वो माता की है। पहली जो गुरु है वो माँ है, मातृदेवो भव। और दूसरा जो गुरु है वो पिता है, और पितृदेवो भव। और जो तीसरा गुरु है वो आचार्य है, अध्यापक है, टीचर है। वो हमारे तीसरी कैटेगरी का गुरु है। पर जब हम गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं, तब हम वहां से बात करते हैं जहां से गुरु के कुल में विद्यार्थी पिता के कुल को, मातृकुल को छोड़कर जाता है। वहां से गुरुकुल शिक्षा प्रणाली आरंभ होती है। उस गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है व्यक्ति की दिनचर्या, जिसे हम समय सारणी कहते हैं। टाइम टेबल ऑफ द लाइफ, डेली एंड साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, का सारा जो जीवन है उसके लिए एक टाइम टेबल निबद्ध है। यद्यपि जब हम स्कूल में जाते हैं तो जैसे हम वहां टाइम टेबल से चलते हैं, फर्स्ट पीरियड में हमको क्या करना है, उससे बाद में क्या करना है, पहले प्रेयर करनी है, उसके बाद फर्स्ट पीरियड होगा तो उसमें मैथमेटिक्स या जो भी को टफ सब्जेक्ट उनको पढ़ाया जाना है। इसी प्रकार से लास्ट तक हम जो 5 या 6 घंटे हैं शिक्षा के, उसमें एक टाइम टेबल रखते हैं। और उसके बाद हम आजाद होते हैं, हम लिबर्ट होते हैं। हम चाहे सोए, हम चाहे बैठे, चाहे खाना खाएं, पिक्चर देखने जाएं, कहीं भी टीवी देखें, हमारा कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता मॉडर्न एजुकेशन। लेकिन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में 24 आवर्स का एक समय सारणी, एक टाइम टेबल है। उसके हिसाब से ही हमको चलना है। नो सिंगल मिनट फॉर लिबर्टी। हमारी अपनी आजादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए एक भी सेकंड नहीं। उसमें पूरा का पूरा जीवन हमें उसमें बंधा हुआ है। अब सवाल यह है कि गुरु की भूमिका क्या है गुरुकुल में। तो जो गुरु है वो बड़ा व्यापक शब्द है। हमारे शास्त्रों में गुरु शब्द में 2 अक्षर हैं। एक अक्षर है गु और एक अक्षर है रु। इन दोनों पर बहुत ही सूक्ष्म विचार हुआ है। हमारे सारे की सारी फिलोसफी जीवन की वो शब्द में ही निहित रहती है। इसलिए गु शब्दस्तु अंधकारः, रु शब्दस्त तन्निरोधकः। गु शब्द का मतलब होता है अंधकार, और रु शब्द का अर्थ होता है वह शब्द जिस शब्द से वो अंधकार नष्ट होता है। रु शब्द कर्मणि। तो गुरु का काम है कि विद्यार्थी के अंतःकरण में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उस अंधकार को दूर करना अपने शब्द के ज्ञान के द्वारा, अपने शब्द शास्त्र के द्वारा। तो शब्द उसमें सबसे बड़ा साधन है। अब ये शब्द कैसे प्रयोग किया जाएगा, तो इसलिए जो हमारी शिक्षा आरंभ होती है वो आरंभ होती है वर्णोच्चारण से। हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड, कैसे हम शब्द को, अक्षर को आरंभ करेंगे, तो उसका नाम ही शिक्षा है। इसलिए हमारे यहाँ वर्णोच्चारण शिक्षा नाम से अनेक शास्त्र हैं। आजकल पाणिनीय जो शिक्षा है संस्कृत में खास तौर से, उसको हम शिक्षा शास्त्र कहते हैं। और आजकल शिक्षा शास्त्र का एक और भी अर्थ हो गया है, जो ट्रेनिंग है
जैसे आप बीएड कहते हैं, एमएड कहते हैं, उसको शिक्षा शास्त्र की संज्ञा दी गई। लेकिन पुराने काल में हमारे यहाँ शिक्षा का मतलब होता था वर्णोच्चारण शिक्षा। अब कैसे हम शब्द का प्रयोग करेंगे? एक एक शब्द हमको तौल कर बोलना है, नाप कर बोलना है। हमको बोलने की आजादी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में अपनी तरफ से नहीं है। बड़े के सामने हमने कौन सा शब्द बोलना है, छोटे के साथ हमें कौन सा शब्द बोलना है, बराबर के साथ हमें कौन सा शब्द बोलना है, और उन शब्दों का कैसे कैसे व्यवहार करना है, ये सारा का सारा गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का आरंभिक हिस्सा है। और दूसरी बड़ी बात, हमारे यहाँ गुरु के लिए एक और शब्द का प्रयोग होता है, उसका नाम है आचार्य। इसलिए आजकल जो लोग बहुत आचार्य, वैसे परीक्षा का नाम भी है, जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट कहते हैं, एमए कहते हैं, या एमएससी कहते हैं, या एमकॉम कहते हैं, जो मास्टर डिग्री है उसका नाम भी आचार्य है। लेकिन आचार्य हमारे यहाँ बहुत व्यापक शब्द है, उसमें दो व्यवहार आते हैं। एक तो होता है आचिनोति अर्थान, शब्द के अर्थों का जो पूरा आचयन कर लेता है उसका नाम आचार्य है। यानी जो जो शब्द भी शास्त्रों में आते हैं उन शब्दों के विवेचन की शक्ति, समझने और समझाने की शक्ति जिसके पास है उसका नाम आचार्य है। एक दूसरा पहलू भी इसका, कहते हैं आचिनोति बुद्धिम, कहते हैं जो बुद्धि को आचिनोति, अपने बड़े आचार्यों से या शास्त्रों से जो बुद्धिमानी ज्ञान का क्षेत्र है उसको जो संग्रह कर लेता है, जिसकी बुद्धि में समस्त वेदांत शास्त्रों का ज्ञान मौजूद है, उसका नाम आचार्य है। और एक और बात, केवल नॉलेज ही नहीं, केवल ज्ञान ही नहीं, केवल शब्दों के अर्थ ही नहीं, अभी तो कहते हैं कि आचारं ग्राह्यति, जो आचरण है वो आचरण भी उसका अच्छा होना चाहिए। शास्त्राण अधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान। सकल शास्त्र पढ़ के व्यक्ति तब तक मूर्ख है जब तक आचरण में नहीं जाता। तो असली आचार्य वो है जो शास्त्रों का ज्ञान तो रखता ही है, शास्त्रों का विद्यार्थी को ज्ञान को देने का अनुभव भी उसके पास है, एक एक्सपीरियंस है, हाउ टू डिलीवर द नॉलेज टू द स्टूडेंट। एक ये भी एक बहुत बड़ी बात है, हाउ टू कलेक्ट द नॉलेज आनो भद्रा कतवो यंत्र विश्वतः, सारे संसार से कैसे उसको ज्ञान को कलेक्ट करना है। तो जो ज्ञान को कलेक्ट करने वाला है वो आचार्य है। जो ज्ञान को डिलीवर करने वाला है, कैसे मनोवैज्ञानिक ढंग से विद्यार्थी के अंतःकरण में अपनी सारी बात को उतार देगा, वो एक कला है। इसलिए कहा दो जगह, एक जब उपनयन संस्कार होता है और जब वेदारंभ संस्कार होता है, तो आचार्य विद्यार्थी के हृदय पर हाथ रख के कहता है, मम व्रते ते हृदय दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक बनाजुषस्व प्रजापतिस्त्वा नियुनक्त मह्यम। ऐ शिष्य, तेरा और मेरा मन, हृदय, चित्त और वाणी एक, मम वाचम एक बनाजुषस्व, वाणी और मन। अब जब विद्यार्थी और अध्यापक दोनों का मन एक धरातल पर होगा, तब जो गुरु कहना चाहेंगे वो सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा गुरु शिष्य के हृदय में। लेकिन हमारे पास अगर विद्यार्थियों की संख्या मोर देन 100 है, मोर देन 65 है क्लास के अंदर, इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए गुरु और शिष्य के साथ निकटता बहुत आवश्यक है, क्लोजनेस। अगर वो हम बहुत क्लोज हैं, मैं विद्यार्थी की मनस्थिति को पूरी तरह जानता हूं, वो क्लास में बैठा हुआ कंसंट्रेट है या नहीं, वो ज्वाइंट विद्या गुरु के मन से ज्वाइंटेड है कि नहीं, ये बहुत आवश्यक है। होता क्या है कि विद्यार्थी अध्यापक अपने दिमाग में बात लेकर जाता है, वर्तमान शिक्षा में जो मॉडर्न एजुकेशन है, हाउ टू कंप्लीट द कोर्स, हमको कैसे पाठ्यक्रम पूरा करना है। लेकिन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम पूरा करना उद्देश्य नहीं है, वहां उद्देश्य है हाउ टू डिलीवर द नॉलेज टू द स्टूडेंट, ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ द नॉलेज, जितना गुरु के पास है वो सब उसके हृदय में उड़ेल देना है। आचार्य उपनयमानो कृणुते गर्भमंतम ब्रह्मचारिणम्, अथर्व वेद का मंत्र है, उसमें कहा गया कि आचार्य विद्यार्थी को जब उपनयन उसके निपट आता है पढ़ने के लिए, तो अपने
गर्भ में उसे धारण करता है। गर्भ में धारण का मतलब ये नहीं है कि माता जैसे पुत्र को या पुत्री को, संतान को अपने गर्भ में धारण करती है, वैसे आचार्य गर्भ में धारण करता है। अब तो कहते हैं त्रिरात्रि, तीन रात्रि, तीसरा रात्रि, 3 रात तक वो अपने उदर में रखता है। इसका मतलब है 3 days and 3 nights उसकी पूरी जिंदगी को वो पढ़ता है। और जब पढ़ लेता है और जब आचार्य के हर बात को समझने की क्षमता रखता है, दिस इज द साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ द स्टूडेंट बाय द टीचर। टीचर कैसे विद्यार्थी को उसके मन के विज्ञान को पढ़ता है, उसके लिए 3 दिन कम से कम चाहिए। उसके बाद अगर उसमें पात्रता है तो ही कैन गेट द एडमिशन इन द गुरुकुल, तब वो गुरुकुल में प्रवेश पाएगा। कितनी पात्रता उसकी है, उस पात्रता को पैदा करना और पात्रता की परख करना, दोनों जिम्मेदारियां आचार्य की है। इसलिए आचार्य जो गुरु है हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में, उसमें गुरु स्वयं अपने अनुभव के आधार पर विद्यार्थी को अपने हृदय के निकट ले आता है। क्योंकि दुनिया में किसी को आप कुछ देना चाहते हैं नॉलेज, तो आप नॉलेज को दे नहीं सकते। आप तब तक डिलीवर नहीं कर सकते जब तक डिलीवरी लेने वाला व्यक्ति उसका पात्र नहीं है, उसका इच्छुक नहीं है। इसे हमारी भाषा में कहते हैं जिज्ञासु, जानने की इच्छा। तो यू हैव टू क्रिएट द जिज्ञासा फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले विद्यार्थी के मन में एक चीज पैदा करनी है, उस चीज का नाम है जिज्ञासा। जब हम जिज्ञासा, जानने की इच्छा पैदा कर देते हैं, मेरे पास जो कुछ भी है मैं तुझे देना चाहती, पर तेरे में लेने की इच्छा होनी चाहिए। उस इच्छा को जागृत करना और उस ज्ञान को, नॉलेज को डिलीवर करना, कन्वर्ट करना, ये दोनों को दोनों काम आचार्य के गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में। यद्यपि कोई भी प्रणाली होने दो, ये चीजें तो बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ आज बहुत अनुसंधान हो रहा है, क्योंकि मैं तो लगभग 20 साल प्रिंसिपल रहा केंद्रीय विद्यालय का, और लाइफ का बड़ा हिस्सा मैंने एजुकेशन डिलीवरिंग में ही लगाया। कैसे विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दिया, मेरा यह अनुभव रहा। मैं लेक्चरर रहा संस्कृत का, और संस्कृत की प्रासंगिकता आजकल बहुत जैसे ही खत्म हो गई जैसे गुरुकुल की प्रासंगिकता समाप्त हो गई भारतवर्ष में, खासतौर से। अभी दोबारा सारे संसार में अब एक नई ज्योति, नया प्रकाश पैदा हुआ है कि लोग संस्कृत की ओर थोड़े बढ़े। और उसका कारण है कि संस्कृत की वैज्ञानिकता, जो साइंटिफिक उसका बेस है, उस आधार पर ध्वन्यात्मक भाषा होने की वजह से आज दुनिया के सब लोग जानने लगे हैं कि हाउ टू कैन से द संस्कृत इज द मदर ऑफ द ऑल लैंग्वेजेस। सारी भाषाओं की माँ संस्कृत कैसे है, इस विषय पर अनुसंधान करते करते लोगों को पता चला संस्कृत इज द परफेक्ट लैंग्वेज। इसलिए वो आज दुनिया सब उसके विषय में जानना चाह रही है। लेकिन बावजूद इसके वो रोजगार परक नहीं होने की वजह से अभी उसमें रुचि उतनी पैदा नहीं हुई। पर वो मैं आपको बताता हूं, पहले गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में कैसे समस्त रोजगार मौजूद, जो आज उसका स्थान और दूसरी भाषाओं ने ले लिया है, अलग अलग देशों की भाषाओं। वो उस विषय पर मैं आज चर्चा नहीं कर रहा हूं। आज मेरा विषय गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो ये थी कि गुरु जो है वो विद्यार्थी को जितने विद्यार्थियों के अंतःकरण को वो पूरी तरह जान लेगा, उसके साथ अपने को जोड़ लेगा। मम वर्तेते हृदयम दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम यस्ते अस्तु, मम वाचम एक मना। जो 3 चीजें हैं, हृदय है, मन है और वाणी है। तीनों से जिन जिन को जोड़ लेगा उनको अपनी शिक्षा को डिलीवर करेगा, उसमें अपने नॉलेज को ट्रांसफर करेगा। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी यह है कि क्लास में हम जाते हैं, हमारे पास 50, 40, 25 आजकल, हालांकि मॉडर्न एजुकेशन में भी जो आदर्श जिसे संख्या कहना चाहिए, मॉडर्न जो नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स है इन द क्लास सेक्शन, उसमें 25 है। लेकिन 25 होता नहीं है, क्योंकि वहां बहुत से कारण हैं। उसमें पैसा एक कारण है, शिक्षा व्यापार के रूप तरफ जा रही है तो वो भी एक कारण है। लेकिन बावजूद इसके हमारे यहाँ तो वो संख्या उससे भी कम हो सकती थी। क्यों? गुरु जो है कितने विद्यार्थियों को अपने अंतःकरण से, उनके मन को अपने मन से, उनकी वाणी को अपने वाणी से जोड़ सका है। सबसे बड़ी बात है, इसी का नाम है चाइल्ड साइकोलॉजी। हम लर्निंग प्रोसेस में, साइकोलॉजी में सबसे बड़ी बात यही सीखते हैं कि हम कैसे विद्यार्थी को सिखाएंगे। और सिखाने के लिए मैं उसका और वो मेरा, दुनिया में एक ही सिद्धांत है,
आप किसी के जब हो जाएंगे तब उसको अपना कर सकेंगे। और ये बात आज के अध्यापक में और के विद्यार्थी में नहीं होती कि वो एक दूसरे के होकर चल रहे हैं, क्योंकि अब एक कारण है सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा कारण यह है कि अध्यापक विद्यार्थी के परिवार पर डिपेंड नहीं, उसको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है। राजतंत्र के जमाने की बात, अब राजा गुरुकुल को चलाता था, इसलिए गुरुकुल की सारी आवश्यकताएं, आचार्य की सारी आवश्यकताएं गुरु पूरा करता था। एक छोटा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं इतिहास का। राम के पिता का नाम दशरथ, दशरथ के पिता का नाम अज, अज के पिता का नाम रघु। मैं रघु के काल की घटना आपको सुनाता हूं। उस वक्त एक बहुत बड़े आचार्य थे, उन आचार्य का नाम था वर्तन, जो उनका एक बहुत बड़ा प्रिय शिष्य था, उसका नाम था कौत्स। उस कौत्स को 14 विषयों में एमए करवा दिया, कला निष्णात, 14 कलाओं में निष्णात कर दिया। जो कला निष्णात होता है उसका नाम होता है मास्टर ऑफ आर्ट। तो 14 विषयों में एमए करवा दिया। करवाने के बाद वो कहने लगे नाउ यू आर परफेक्ट, यू कैन गो टू द गेस्ट, यू कैन गो टू द सन। आप सेवा के लिए क्षेत्र में उतर सकते हैं। जब सेवा के लिए क्षेत्र में उतरने का नंबर आया तो कौत्स ने कहा गुरुजी दक्षिणा तो ले लो। तब उन्होंने कहा तू मुझे क्या दक्षिणा दे, मैंने तुझे 14 विषयों में एमए करवाया है, 14 कलाओं में निष्णात किया है, तू मेरा पुत्र भी है, तू मेरा शिष्य भी है। हर विद्यार्थी एक कला में निष्णात होने के बाद गुरुकुल छोड़ देता है, उसका समावर्तन हो जाता है, मैं उसको आशीर्वाद देकर गृहस्थ के लिए भेज देता हूं, पर तूने तो बहुत लंबा समय मेरे साथ व्यतीत किया है, तू मेरे पुत्र से भी बढ़कर है, तू क्या दक्षिणा देगा। लेकिन वो कह लेगा नहीं गुरुजी, दक्षिणा तो बहुत आवश्यक है, दक्षिणा के बिना तो ये ज्ञान यज्ञ पूरा होगा नहीं। तब उन्होंने व्यंग्य में बोल दिया, बोले मैंने तुझे 14 विद्याएं दी है, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लिया। आज से 10 लाख साल पहले का ये घटना है, और उस वक्त 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का मतलब क्या है। एक स्वर्ण मुद्रा जो है 10-12 ग्राम की होती थी, जमाने सबसे भी ज्यादा होती होगी, और इतना सोना कहां से लाएगा विद्यार्थी, और वो तो पूरा गुरुजी के खर्चे पर पड़ा। तो कहने लगा ठीक मुझे थोड़ा सा समय दो, और वो राजा रघु के पास पहुंचता है। जब रघु के पास पहुंचता है तो कहते ना जहां जाएगा भूखा वहां पड़ेगी सूखा, एक कहावत है। वो बेचारा से उद्देश्य से गया था कि रघु चक्रवर्ती सम्राट है और उनसे मुझे पैसा मिल जाएगा गुरु को दक्षिणा देने के लिए, जब चूंकि आचार्य वतंतु का बहुत बड़ा नाम है, रघु उनके नाम को अच्छी तरह जानते हैं, वो उनसे कभी कभी मार्गदर्शन लेने को आते हैं राज्य चलाने के लिए, तो मैं जब जाऊंगा तो मना नहीं कर सकेंगे। जैसे वो पहुंचे, उनका बहुत आदर किया, बिठाया, और आदर के साथ हमारे यहाँ चूंकि कहावत है कि जब कोई घर में आए व्यक्ति तो 4 चीजों से उसका स्वागत होता है। सबसे पहले आसन से, उसके बाद जल से, इसके बाद मधुर वाणी से, ये सब स्वागत उन्होंने किया। और जब स्वागत किया तो किसमें स्वागत किया, समृन्मये पीत हिरण्मय पात्रे निधायर्घ्यमनर्घशीला। उसको अर्घ दिया राजा रघु ने, और जो अर्घ दिया वो मिट्टी के शकोरे में, जल जो दिया मिट्टी के शकोरे में। तब उसका माथा ठनका, मैं चक्रवर्ती सम्राट के घर आया हूं और उसे सोने चांदी के बर्तनों के अलावा मिट्टी के शकोरे में जल देने का मतलब क्या, अभिप्राय क्या है, क्या ये गरीब हो गया है अथवा ये आचार्य का अपमान कर रहा है। 2 प्रश्न दिमाग में खड़े हुए, परंतु तुरंत उन्होंने पूछा कि प्रभु आपके गुरुजी ठीक है। बोले गुरुजी तो ठीक है, परंतु आपके यहाँ ये मिट्टी के बर्तनों में स्वागत, समृन्मय बीत हिरण्मय, हिरण्मय यानी सोने के पात्र, बीत माने समाप्त हो गए, पात्र मिट्टी के समृन्मय पात्र, मिट्टी के पात्र में जल दिया। तब उन्होंने कहा कि प्रभु कोई चिंता नहीं है, इसमें दो राय नहीं है कि मैंने आज बहुत बड़ा यज्ञ किया था पिछले महीने, पिछले सप्ताह समाप्त हुआ है। तमत्वरे विश्वजित क्षितिशम निशेष विषाणित कोश जातम उपाद्य विद्या गुरु दक्षिणार्थी तब सब प्रभेदे वर्तन्तु शिष्यः। उन्होंने कहा मैंने एक विश्वजित यज्ञ किया, दुनिया को जीत लेने वाला। तमत्वरे विश्वजित क्षितिशम, उस विश्वजित नाम के यज्ञ में उस राजा ने, क्षिति के ईश ने, पृथ्वी के स्वामी ने सब कुछ दान कर दिया। तमध्वरे विश्वजित क्षितिशम निशेष विषाणित कोश जातम, खजाना खाली कर, सारा खजाना प्रजा पर लुटा दिया।
पूरा दान कर दिया। और उसी वक्त गुरु जी का शिष्य आ गए। जब उसे ये पता चला तो कहने लगा मैं चलता हूं। बोले आप आश्रम पहुंचिए, आपकी दक्षिणा आपके पीछे पीछे आ रही। और मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहाँ गुरु के आदेश को हमारा चक्रवर्ती सम्राट भी किस तरह से पूरा करता था। रघु के दिमाग में बस में बात आई कि कैसे इस आचार्य का सत्कार कर सकूंगा, खजाना तो खाली है और दक्षिणा तो इनको अभी देनी है। तो उन्होंने कुबेर के खजाने पर आक्रमण करने का मन बनाया। लेकिन जो इतने बड़े खजाने का मालिक है उसकी सिक्योरिटी भी कमजोर नहीं है। उन्होंने तुरंत सूचना दी कि हमको पता चला है चक्रवर्ती सम्राट रघु जो है भारत का, वो आक्रमण करना चाहता है, जिसे विश्व बैंक कहते हैं उस पर। तब उन्होंने कहा कोई आक्रमण की जरूरत नहीं है। उन्होंने खबर कर दो कि आपको जितनी आवश्यकता है उससे कई गुना उनके पास पहुंचा दो। उस संघर्ष में और युद्ध में तो ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा। और अल्टीमेटली बहुत खजाना पहुंचवा दिया लदा करके। पता लगा तो उसका खजाने को उनका खबर दी उसके सूचना वाहकों ने। बोले साहब इतना सारा खजाना आ गया है, रात रात में पूरा भर गया है सारा। बोले कहां से आया? बोले वो जो हमारा विश्व बैंक है, जो कुबेर का खजाना है, वहां से आया है। तब उन्होंने कहा उनको कहो बस आपसे अधिक आवश्यकता नहीं है। और कहने लगे प्रभु एक बहुत ज्यादा आ गया है, आपको तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए थी, ये तो 100 करोड़ से भी ऊपर हो गई है, ये आपके लिए आई है, आप सारी ले जाइए। राजा बोल रहा है आचार्य को, आचार्य के शिष्य को, कौत्स को, आप सारी लेकर जाओ। और आज का शिष्य होता सोचता इतना माल मिल जाए अच्छा है। लेकिन क्या कहते हैं कौत्स, मैं 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से एक मुद्रा भी अतिरिक्त नहीं लूंगा। और राजा क्या कहता है, मैं जो आप मुद्राएं आई उसमें एक मुद्रा भी अपने पास नहीं रखूं, मैं सारी आपको दूंगा, गुरुकुल में आचार्य को दे देना। शिष्य 14 से ज्यादा लेने को तैयार नहीं है और राजा अपने पास ज्यादा रखने को तैयार नहीं है। पुष्प वृष्टि होती है, वर्णन आता है रघुवंश के अंदर, तो दोनों का त्याग देकर के देवता प्रसन्न। मैं सिर्फ ये बात आपको कहना चाहता हूं, हमारे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली बहुत समृद्ध शिक्षा प्रणाली इसलिए थी तब जो राजकीय सहयोग था उसको प्राप्त हो रहा था। आज गुरुकुल शिक्षा प्रणाली इसलिए सफल नहीं है कि उसको राजकीय सहयोग प्राप्त नहीं है, अनुदान प्राप्त नहीं है। दूसरे समाज में उसकी अवेयरनेस, जागरूकता उतनी नहीं है जितनी अपेक्षित थी। तो मैं आधुनिक प्रसंग में उसकी बात बता, भूल कहां हुई, चूक कहां हुई, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश और अपने ग्रंथों में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का भूरी भूरी वर्णन किया, लेकिन उन्होंने प्रणाली का वर्णन किया। और वो स्वयं संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने एक पाठ्यक्रम दिया। वो पाठ्यक्रम भाषा का पाठ्यक्रम है, संस्कृत का पाठ्यक्रम है, दर्शन का पाठ्यक्रम है। लेकिन ईमानदारी की बात यह है, पाठ्यक्रम समसामयिक होता है, समय के हिसाब से बदलता रहता है। मुझे याद है जब मैं शुरू में विद्यार्थी था, उस वक्त हमारे यहाँ 2 स्ट्रीम होती थी। एक स्ट्रीम होती थी आर्ट्स और एक स्ट्रीम होती थी साइंस। साइंस और आर्ट्स 2 स्ट्रीम होती थी। फिर समय बदला, उसके बाद एक नई स्ट्रीम आई, उसका नाम था कॉमर्स। तो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स ये 3 स्ट्रीम हो गई। फिर समय बदला, अब ये 3 में भी काम नहीं चलता। अब तो जो नए नए विषय आ गए हैं, उन विषयों का अब समावेश में होता चला गया। लॉ आ गया है, ड्राइंग आर्ट्स आ गए हैं, वो कलाएं अलग अलग स्ट्रीम में और बहुत से विषय आ गए। इसका मतलब है विषय समय की मांग के हिसाब से, बायोलॉजी अब बायोलॉजी नहीं बची, अब वहां और बहुत से विषय आ गए हैं। बायोकेमिस्ट्री है, बायोफिजिक्स है। तो केवल केवल बायो नहीं है, उसके साथ और उसके जो अंगोपांग हैं वो साथ के साथ आ जाते हैं। तो ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पद्धति और प्रणाली तो गुरुकुल की चाहिए, जिसमें प्रातःकाल विद्यार्थी कितने बजे उठेगा, दैट इज द फिक्स टाइम टू अवकरण। जागने का, जागरूक रहने का सबसे समय फिक्स है, 4 बजे विद्यार्थी उठेगा। मैं आपको ये बताऊंगा उसके लाभ आधुनिक युग में कैसे हैं। और उसके बाद प्रातःकाल उठने के बाद, शौचालय से निवृत्त होने के बाद, स्नान करने के बाद योग करें, योग करने के बाद स्वाध्याय करें, स्वाध्याय के बाद प्रातराश करेगा, प्रातराश के बाद फिर प्रार्थना करेगा, यज्ञ करेगा, यज्ञ के बाद फिर जो है भोजन करेगा और फिर विद्यालय जाएगा। विद्यालय से आने के बाद उसी तरह से सारी दिनचर्या उसकी बनी हुई।
और पूरी दिनचर्या को विद्यार्थी स्वयं लिखेगा। वो कितने बजे आज जागा, अगर लेट हुआ है 5 मिनट भी तो वो लिखेगा मैं आज 5 मिनट लेट जागा। किसी को डायरी दिखाएगा नहीं, वो सेल्फ इवैल्यूएशन करेगा, अपने आप उसको देखेगा, जांचेगा कि मेरे जीवन में कहां कौन से दिन भूल हुई थी। अगर मेरा भोजन फिक्स है, प्रातः काल के मेरे भोजन की 6 चपातियां या 4 चपातियां और दाल सब्जी है, तो उतना ही मैं खाऊंगा, उससे अधिक नहीं, जितना मैं आराम से पचा सकता हूं। गुरुकुल में भोजन की प्रक्रिया, गुरुकुल में सोने की प्रक्रिया, गुरुकुल में जागने की प्रक्रिया, गुरुकुल में ईश्वर का ध्यान करने का समय, गुरुकुल में यज्ञ करने का समय, गुरुकुल में अध्ययन करने का समय, सब फिक्स है। इसका नाम है संक्षेप में दिनचर्या, टाइम टेबल ऑफ द लाइफ, जीवन का दिनचर्या। अब मॉडर्न एजुकेशन में आज दिनचर्या उतने ही काल की है जितने काल में विद्यार्थी गुरुकुल में पहुंचता है, विद्यालय में पहुंचता है, स्कूल में पहुंचता है, और वहां से आने के बाद वो दोनों तरफ आ जाते हैं। वो देर से उठता है, बहुत जल्दी उठता है, ये उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है, उसके माता पिता पर डिपेंड करता है, गुरु पर डिपेंड नहीं करता। और यही एक फर्क है कि जब दिनचर्या हमारे जीवन के नहीं होती, तब हमारे जीवन को रोग, हमारे जीवन को शोक, ये सब घेर लेते हैं। आप सोचो रोग तो ठीक है, ये शोक का क्या मतलब है, वो भी आपको मैं ध्यान से समझा दूं। हम गृहस्थ में हैं, गृहस्थ में किसी की डेथ हो रही है, किसी का जन्म हो रहा है, किसी का बर्थडे आ रहा है, किसी की शादी है, किसी के रिश्तेदार क्या जाना है, कभी हमको पैसे की जरूरत है तो दिमाग में टेंशन है, जो मेरी टेंशन है घर में रहने वाले प्रत्येक सदस्य पर वो बढ़ जाती है। लेकिन विद्यार्थी अगर गुरुकुल में है तो आपके घर की परिस्थिति क्या है उसे विद्यार्थी का कुछ लेना देना नहीं है, वो तो गुरु के पास है, उसका केवल एक ही टारगेट है, एक ही लक्ष्य है, और वो ये है कि मैं कैसे विद्याध्ययन करूंगा, मैं कैसे ज्ञानार्जन करूंगा, वो केवल एक ही दिशा में सोचता है। आज के विद्यार्थी के सामने ये सारी समस्याएं आरंभ से जुड़ जाती हैं और ये सारी समस्याएं उसको डिस्टर्ब करती हैं। तो आज के युग में भी हमारे पास कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए, एकाग्रता को बनाए रखने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, जिसमें एक समय सारणी है, जिसमें एक टाइम टेबल ऑफ द लाइफ है, टाइम टेबल ऑफ द डे है, टाइम टेबल ऑफ द वीक है, टाइम टेबल ऑफ द ईयर है, उसको हम निश्चित रूप से आज भी हमारी उसकी आवश्यकता मौजूद है। एक बात। दूसरी बात, जब व्यक्ति टाइम टेबल से चलता है, संतुलन, उसके भोजन के नियम है कि क्या विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य अवस्था में भोजन करना है, चाट पकौड़े उसको नहीं खाने हैं। अब तो आलम यह है कि छोटे से छोटे बच्चे को भी हम जबान पर थोड़ा सा वो गोलगप्पे का पानी टपका देते, टेस्टी है ना, बहुत अच्छा है, और वो बेचारा लपक लपक करके धीरे धीरे उसको वो संस्कार बन जाता। इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि गुरुकुल में भोजन का संयम, यानी जबान का संयम, इसके दो काम हैं, एक ये रसना कहलाती है और एक ये वाणी कहलाती है, जिव्या कहलाती है। तो इसके दो काम हैं, एक रस का आग्रहण करना और एक बोलना। आचार्य दोनों का संस्कार देता है, कोई भी रस किसी भी उम्र के लिए आवश्यक नहीं है। ये सठरस भोजन की जो बात है, ये गृहस्थ के लिए तो सही हो सकती है, लेकिन ब्रह्मचारी के लिए नहीं। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में भोजन के रसों से वो दूर रहता है, वो केवल उस रस को ग्रहण करता है जो उसकी विद्या में बाधक ना हो। कहीं ऐसा ना खा ले कि रात भर जब ज्यादा खा लिया, अब हाजमुला से उसे पचा रहा है और वो तमाम जो है उसका पेट में गड़बड़ हो गया, रात भर सोया नहीं है तो सुबह उठेगा नहीं तो दंड पाएगा। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में हमारे सारे नियम संयमित होते थे, समय से योग करना है। आज एक ट्रेडिशन दोबारा पैदा हुआ है, सारे विश्व में रामदेव ने योग विद्या का प्रचार और प्रसार कर दिया। पहले धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने किया था, तब तो भारत की सीमाओं में था, और रामदेव ने इसे सारे विश्व में फैलाया। तो सारी दुनिया आज योग को अपना रही है, और इसलिए अपना रही है अगर योग जीवन में है तो रोग उससे दूर रहेंगे, कष्ट उससे दूर रहेंगे, बीमारियां उससे दूर रहेंगी। उसको दूर करने के लिए हमारे यहाँ तो इसको अलग से सीखने की जरूरत नहीं थी, वो योग जो है गुरुकुल की एजुकेशन का पार्ट था। योगा वाज द पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। हमारे जो जीवन की पढ़ाई की शैली थी, जो गुरुकुल की प्रणाली थी, उस प्रणाली का हिस्सा। उस समय पर उसको योग करना ही करना है, प्राणायाम करना है, आसन करने हैं, योग करना है, और अगर किसी को बहुत बड़ा क्षत्रिय पहलवान बनना है तो और अधिक श्रम कर सकता है, व्यायाम कर सकता है। यह सब हमारे जीवन का हिस्सा था। अब छोटा छोटा घर है,
घर में गृहस्थी रह रहा है, बालक युवक हो गया है, उसको तेल वर्तन करना है, कैसे करेंगे? वो और बाकी लोग सो रहे हैं, उसको अध्ययन करना है, बड़ा मुश्किल व्यवस्था है। इसका मतलब आज भी गुरुकुल शिक्षा पद्धति, जिसे हम प्रणाली कहते हैं, जिसे हम सिस्टम कहते हैं, उस सिस्टम की आज भी जरूरत है। और कुछ लोगों ने इस सिस्टम का प्रयोग किया, परंतु गुरुकुल फेलियर क्यों हुए, इस पर भी एक थोड़ा चिंतन मैं आपको दूं। हम जब गुरुकुल में पढ़े तो हमको मालूम है हमारा गुरुकुल बड़ा फेमस था, और आज 125-150 वर्ष हो गए, 150 वर्षों में भी वो यथावत चल रहा है। उसका कारण है कि वहां ऐसे विद्यार्थी केवल नहीं ले रहे थे जो केवल गरीब, बहुत अच्छे जमींदार के घरों से बच्चे आते थे, अपना खर्चा स्वयं उठाते थे, और वो गुरुकुल बहुत अच्छा चलता था। उनमें से स्वाभिमानी बच्चे निकल कर बाहर आते और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार और इसके अलावा और दूसरे लाइनों में वो चले जाते थे। गुरुकुल कांगड़ी इसी प्रकार का था, गुरुकुल वृंदावन भी इसी प्रकार का था। ऐसे हमारे पास हजारों गुरुकुल थे। और मैं आपको क्या बताऊं, जिसे आज दुनिया की बड़ी भारी समस्या हो गई है, कश्मीर समस्या, जो हमारे राष्ट्रीय समस्या का हिस्सा बन गया है। वहां इतने उत्तम 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 गुरुकुल थे पंजाब और कश्मीर में। एक जमाना था, जब मैं उस प्रसंग आ गया तो बात कर रहा हूं आपको, कि कश्मीर जो है वो संस्कृत का गढ़ था। 2 काशी हमारे देश में थी, एक काशी थी बनारस और एक काशी थी कश्मीर। राजा तरंगड़ी के रचनाकार राजशेखर, कल्हड़, बिल्हड़, भट्ट, मम्मट, इतने बड़े बड़े आचार्य कश्मीर में हुए, जिनका जवाब है। संस्कृत साहित्य को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि कश्मीर के पंडितों से, वहां के विद्वानों से, गुरुकुल के आचार्यों से शास्त्रार्थ करने में दुनिया झिझकती थी। ये जो कहावत थी, एतत् देश प्रसूतस्य सगासा तक्र जन्मना स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षरन् पृथिव्याम सर्वमानवः, धरती का सारा इंसान अपने चरित्र की शिक्षा लेने के लिए कश्मीर के द्वार से भारत में घुसता था। हिमालय के द्वार से जो पास पास के एशिया के देश थे, वो सब यहाँ आते थे। जापान होने दो, चाइना होने दो, मंगोलिया होने दो, ये सारे देश जो हैं वो भारत में आते थे। आज बड़ी भारी समस्या हो, ये हमारा जैसे शरीर में मस्तक है, वैसे वो भारत का मस्तक कहलाता था। अगर दिल्ली दिल है तो कश्मीर हमारा मस्तक था। आज वो हमारा मस्तक समस्या में पड़ गया। तो मैं उस विषय पर बहुत ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करना चाहता। तो आज मेरा विषय गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का आधुनिक परिवेश में क्या उसका उपयोग, उसकी चर्चा कर रहा हूं। तो ये जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है, ये पूरे भारतवर्ष के हर केंद्र में मौजूद थी। आज भी गुरुकुल तो है, भारत के हर कोने में है, लेकिन गुरुकुल क्यों संकीर्ण हो गए, उसके पीछे कारण है। एक तो कारण है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में हमने समसामयिकता को आग्रह नहीं किया, जिसके मुकाबले पर डीएवी संस्था उसी समय आरंभ हुई, ताकि जो आधुनिक शिक्षा है, उस आधुनिक शिक्षा को हम उस परिवेश में दे सकें। पर वहां हम उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन इतना तय बात है, वो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की प्रासंगिकता आज भी है, और मैं 2-3 एग्जाम्पल उसके दूंगा। अभी हमारा कुरुक्षेत्र का गुरुकुल है, जो आजकल गवर्नर है आचार्य जी, वो उसके कुलपति है। वहां एक बच्चे का खर्चा लगभग 40,000 पर मंथ आता है, और वो विद्यार्थी वहन करते, वहां जगह नहीं मिलती। एडमिशन के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश भी वहां मानी नहीं जाती, और जो सीटें हैं वो फुल रहती। आप जरा विचार करो, अगर प्रणाली में दोष होता तो आज भी इतनी डिमांड क्यों है। दूसरा, रामदेव जो लगभग 25,000 कितना रुपया लेते हैं गुरुकुल, रामदेव के गुरुकुल में पर मंथ लेते हैं, और वहां भीड़ लगी है बच्चों की। परंतु कुछ गुरुकुल ऐसे हैं जो अनाथ की स्थिति में है, उनको कौन चलाए। ना तो माता पिता बहुत योग्य वहां अपने बच्चों को भेज पा रहे हैं, जो समर्थ हैं, सक्षम है, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि गुरुकुल में पढ़ने के बाद बनेगा। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, आई हैव कंप्लीटेड माय एजुकेशन इन द गुरुकुला, और आई हैव डन प्रिंसिपलशिप ऑफ द केंद्रीय विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, सेंट्रल स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालय, so many times, more than 20 years I have done work in the केंद्रीय विद्यालय। तो ऐसा नहीं है कि गुरुकुल का पढ़ा हुआ विद्यार्थी कहीं दुनिया में सफल नहीं है। आयुर्वेद के बड़े बड़े आचार्य होते थे। मेरे देश की सबसे बड़ी भूल देखिए कि आयुर्वेद में जो जिसके सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में निहित हैं, वहां फिजिक्स से, साइंस से
इंटर करने वाला विद्यार्थी उसका टेस्ट देता है और पास करने के बाद में एडमिशन लेता है और इंग्लिश मीडियम से संस्कृत के ग्रंथों के विषय में जान पाता है। आप अनुमान लगा सकते हैं उसको गुणाक्षर न्याय से ना आपको सीधा ना पकड़ के उल्टा उल्टा पकड़ रहा है। पहले वो दूसरी भाषा में उसे पढ़ेगा, फिर उसे जानेगा, फिर उसको कितना जान पाएगा उतना आगे बांटेगा। तो आजकल जो आयुर्वेद के आचार्य भी है वो ऐसे पैदा हो रहे हैं जिन्हें माधव निदान का, जिनको आयुर्वेद शास्त्र के ग्रंथों का पूरी तरह से ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो ही नहीं पाता, क्योंकि संस्कृत का सम्यक ज्ञान नहीं है। तो संस्कृत का सम्यक ज्ञान हमारी जो इंडियन मेडिकल साइंस थी, इंडियन मेडिकल साइंस जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं, वो बिल्कुल कट ऑफ हो गया। वहां संस्कृत का विद्यार्थी जा ही नहीं रहा, तो नो नीड ऑफ द संस्कृत स्टूडेंट फॉर आयुर्वेद। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमको ये चीजें पुनः अपने दुनिया को समझाने की आवश्यकता है कि संस्कृत भाषा के ज्ञान से जिसकी पूर्ण नॉलेज गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में आसानी से मिल जाती है, उससे एक ये रास्ता खुलता है। एक मैं और आपको बताना चाहता हूं, मुझे याद है मैं जब केंद्रीय विद्यालय का प्रिंसिपल बना, उससे पहले 200 प्रिंसिपल थे केंद्रीय विद्यालय में संस्कृत के, और आज एक भी प्रिंसिपल नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने 9th 10th के बाद संस्कृत सब्जेक्ट को रखा ही नहीं। आज दुनिया फिर बैक टू द वेदास, बैक टू द संस्कृत आ रही है। हमें समझने की आवश्यकता है हमारे जीवन के जितने मूल्य, जिनकी आवश्यकता हमें पदे पदे पल पल जीवन में पड़ती है। आज माता पिता जब वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगते हैं, मोर देन 60 जब हो जाते हैं, तब उनको आवश्यकता होती है अपने संतान से कुछ सहयोग, लेकिन संतान उधर मुड़कर देखती नहीं, क्योंकि उसकी एजुकेशन में कहीं ऐसा नहीं आया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता और पिता तेरे देवता हैं, केवल उनसे प्राप्त ही नहीं करना, उनकी प्रॉपर्टी का केवल अधिकारी ही नहीं बनना, आप तो उनका आशीर्वाद पूरे जीवन चाहिए। जब माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे ऋणम न तत्संस्कृति सख्या कर्तुम वर्षतैरपि। माता पिता जो कष्ट बच्चे को पैदा करने में और बड़ा करने में उठाते हैं, उसका ऋण तो पूरे जीवन नहीं चुका सकता बालक। ये हमारी जो संस्कृति का हिस्सा था, वो बालक को पता ही नहीं चला। हमने तो 3 वर्ष का होने के बाद हमने खुद ही अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी। हमने कहा तुम नर्सरी में चले जाओ, तुम किसी ऐसे स्कूल में चले जाओ जहां तुमको क्रैच में चले जाओ, कोई दूसरा ही माता पिता तुम्हारा पालन करेगा। मैंने अपनी भूमिका ईमानदारी से नहीं निभाई, और रिजल्ट ये होगा वो बालक जब बड़ा होगा तो अपनी भूमिका निभाने के लिए भी बाध्य नहीं रह जाए। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हमें ये शिक्षा देती थी कि जो हमारे जीवन के मूल्य, वो जीवन के मूल्य हमको दिए जाते थे। तो तुम माता के साथ, पिता के साथ कैसा व्यवहार करोगे? माँ भ्राता भ्रातरम दुक्षण माँ सुसार मुतस्पसा। भाई भाई से द्वेष न करे, माँ बहन बहन से द्वेष न करे। आज लाखों मुकदमे, करोड़ों मुकदमे हमारे कोर्ट्स में केवल इस पर भाई भाई पे चल रहे हैं। अब तो भाई बहनों के भी चलने लगे। क्यों? इसलिए चल रहे हैं कि हमने अपनी संस्कृति को ठीक तरह से जाना ही नहीं है। हमारी संस्कृति तो दैवी संस्कृति है, हमारी संस्कृति तो त्याग की संस्कृति है, हमारी संस्कृति तो इदम नमम की संस्कृति है। हम आहुति देते हैं अग्नि में और एकदम कहते हैं इदम अग्ने इदम नमः। ये अग्नि तुम्हारा है, ये मेरा नहीं है। इसी प्रकार से इदम पित्रे इदम नमः, ये मेरे पिता का है, ये मेरा नहीं है। ये मेरी माँ का है, ये मेरा नहीं है। स्वाहा शब्द में ही ज्यादा देखिएगा, अगर कुछ बहुत अच्छा हम भोजन करते हैं, बहुत अच्छी चीज जब ग्रहण करते हैं, तो हम कहते हैं आहा बहुत आनंद है। लेकिन ध्यान रखना, जब हम किसी और को देते हैं और जब को उसको आनंद आता है, तो आहा नहीं होता, वो सु आहा होता है, स्वाहा होता है। सु आहा बहुत अच्छा। अब हम करते हैं, अपने लिए करते हैं तो वो अच्छा है, लेकिन जब हम औरों के लिए करते हैं तो वो बहुत अच्छा कहलाता है। उसे स्वाहा कहते हैं, उसे इदन्नम हम कहते हैं। मेरी संस्कृति तो वो संस्कृति है, और इस संस्कृति को सारी दुनिया के अंदर फैलाने के लिए कौन करेगा? ये गुरुकुल शिक्षा प्रणाली उस संस्कृति की उत्पादनी जननी थी, वो जननी ही आज करा रही है। आवश्यकता है हमें गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को सशक्त करने की। अगर ये उत्तरदायित्व गवर्नमेंट नहीं लेती है, तो ये उत्तरदायित्व मेरी सोसाइटी ले, ये उत्तरदायित्व मेरे जो भारत के लोग हैं जहां में दुनिया में है वो लें, दुनिया के लोग लें। और ये प्रणाली जब दोबारा हमारे देश में आरंभ हो या दुनिया में आरंभ हो, तो एक नई दुनिया का परिवेश आरंभ हो जाएगा, एक नया ही संस्कार पैदा हो। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आधुनिक परिवेश में जो डिस्टेंस इन द फैमिली, जो डिस्टेंस इन बिटवीन फादर एंड सन,
जो डिस्टेंस बिटवीन मदर एंड डॉटर, जो डिस्टेंस फैमिली टू फैमिली, जो डिस्टेंस सोसाइटी टू सोसाइटी बढ़ती जा रही है, उस डिस्टेंस को दूर करने का केवल एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है वैदिक संस्कृति। और वो संस्कृति क्या है, एक श्लोक बोल करके उसका थोड़ा अर्थ करके समाप्त करता हूं। या वेदस्मृत शास्त्र मुनिवरैः जुष्टा सुखैः कास्पदा दैवी संपदलंकृता भगवता शीर्षेण संरक्षिता या वर्णाश्रम धर्म सार हृदया कामार्थ मोक्ष प्रदा नित्या विश्वहितैषिणी विजयते सा वैदिकी संस्कृति। ये वैदिक संस्कृति बड़ी अद्भुत है। या वेद स्मृत शास्त्र बिन मुनिवर, जहाँ वेद हैं, जहाँ शास्त्र हैं, जहाँ मुनियों के अनुभव हैं, जुष्टा सुखई कास्पदा, और धर्म अर्थ काम और मोक्ष और जीवन के सुख को ग्रहण करने वाली ये संस्कृति है। और हमारे जिससे कहना चाहिए एकेश्वरवाद की भावना, अलग अलग ईश्वरों को जानने की आवश्यकता नहीं है। या वर्णाश्रम धर्म सार हृदया, जो वर्ण व्यवस्था को गुणों के आधार पर, कार्यों के आधार पर हमारे समाज का डिवीजन करती थी, वो डिवीजन जाति के आधार पर जन्मना नहीं होता। आश्रम व्यवस्था, बालक कितने समय कहाँ रहेगा और कैसे वो समाज सारा चलेगा, बहुत सी वर्णाश्रम व्यवस्था पर कभी चर्चा करूंगा तो आपको बताऊंगा वो कितनी साइंटिफिक है। या वर्णाश्रम धर्म सार हृदया कामार्थ मोक्ष प्रदा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो पुरुषार्थ चतुष्टय है उसको देने वाली मेरी संस्कृति है। या वेदस्मृत शास्त्र बिन मुनिवरैः जुष्टा सुखैः कास्पदा दैवी संपद अलंकृता, दैवी संपत्ति है हमारी, माता देवता है, पिता देवता है, आचार्य देवता है, बड़ा भाई देवता है, ये देवी संस्कृति है। हमारे यहाँ तो देवता घर घर में है, ये देवता मंदिर में नहीं है, देवता तो घर में ही मौजूद है। तुम्हारे पिता से बड़ा देव कौन है, तुम्हारी माँ से बड़ा देव कौन है, तुम्हारे बड़े भाई से बड़ा देव कौन है, तुम्हारी बड़ी बहन से बड़ा देव कौन है, तुम्हारे गुरु से बड़ा देव और कौन है, विद्वान सो ही देवा। तो हमारे पास ऐसी देवी संस्कृति है। या वर्णाश्रम धर्म सार हृदया कामार्थ मोक्ष नित्या विश्वहितैषिणी, और सारे विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सब सारा संसार को सुखी देखना चाहते हैं, सबको निरामय निरोग देखना चाहते हैं, सबको सुख प्राप्त हो, दुख किसी को प्राप्त ना हो। ये संस्कृति के मूल्य हमारे गुरुकुलों से आरंभ हुए, इसलिए इन संस्कृति के मूल्यों की आवश्यकता आज भी समाज में है, जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से हमको संस्कार में मिल जाती है, केवल नॉलेज में ही नहीं, केवल संस्कार में प्राप्त हो जाती है। मैंने नहीं देखा कोई गुरुकुल का विद्यार्थी जिसकी बदनामी किसी आध्यात्म जगत में आने के बावजूद भी हुई हो। मैं फिर आप सबसे प्रार्थना करता हूं, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली एक बेस्ट शिक्षा एजुकेशन सिस्टम है और वो हमें जीवन में अपनाना चाहिए। सारी दुनिया में एक अलग प्रकार का वातावरण पैदा होगा, इस उम्मीद के साथ मैंने अपना विचार आपके सामने दिया। आशा है आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। ओम शांति। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक जो आज हमने जो डिफरेंस सीखा और गुरुकुल प्रणाली का जो महत्व आज के प्रसंग, आज के समय में, और कितना जरूरी होता जा रहा है, और कैसे धीरे धीरे संस्कृत से शुरू होके, योग से शुरू होके इवेंचुअली वो इस स्टेज पर शायद पहुंचे कि जहाँ पे वो जो एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि कहते हैं भारत में एजुकेशन सबसे पहले जब जो भी बाहर से आए उन्होंने ये देखा कि कैसे कंट्रोल करना है, तो एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने चेंज किया, क्योंकि विद द ओल्ड एजुकेशन सिस्टम इट वाज जस्ट नॉट पॉसिबल to create the kind of people they wanted to create that was easy to rule. So I think education itself is such a critical aspect. And I was reading an article about, एक मैं article पढ़ रहा था अभी आयरलैंड के बारे में, कि how did they invest in their education system and how did they make it from literally a third world country to at the pinnacle of technology right now, and how much it लंबा समय लगता है एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करके, उसके रिटर्न्स लंबे टाइम के बाद आते हैं, पर दे आर मोर परमानेंट, एंड आई थिंक दैट्स द राइट वे टू गो। तो आई थिंक और गुरुकुल पद्धति जो है वो एक सही स्टेप है इन दैट डायरेक्शन। तो इसमें एक प्रश्न मेरा है, उसके बाद आई विल ओपन इट फॉर द अदर्स, कि अब जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं यहाँ पे जिनके बच्चे यहाँ यूएस में पढ़ रहे हैं, और वो कोशिश यही रहती है, हम अपनी छोटी कोशिश करते रहते हैं
की संस्कृति के समीप रहें, वो संस्कृति के बारे में सीखें, भारत के इतिहास के बारे में सीखें, इतिहास नॉट जस्ट मॉडर्न हिस्ट्री बट जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री भी है। तो उसको अगर आगे ले जाना हो कि ये जो संस्कार देना है, हम तो जो जितना कोशिश कर सकते हैं देते ही हैं, पर क्या कुछ ऐसा सिस्टम किया जा सकता है या कुछ हो सकता है जिसमें एक टेम्पररी एक्सचेंज एस्टैब्लिश हो सके, या मतलब आप तो यू बीन इन द एजुकेशन सिस्टम और आपने 2-3 अच्छे गुरुकुल का नाम लिया, तो क्या ऐसा कुछ एस्टैब्लिश हो सकता है कि अगर 2 हफ्ते के लिए भी, 1 महीने के लिए भी बच्चा अगर जाना चाहे वहां पे, किसी गुरुकुल में पढ़ना चाहे और एक्सपीरियंस लेना चाहे, फिर तो वो एक सिस्टम एस्टैब्लिश किया जा सके, कोई इसकी योजना, मतलब कभी बातचीत हुई है या आपके एक्सपीरियंस में कभी आया हो? इट इज पॉसिबल। So I think that's something that we should talk more about, because that is personally for me. I'm a father of a young kid, so I think that becomes a very important, if that can happen, and if there are kids who are interested, that exchange would be a great way to expose them to that system, definitely. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सिस्टम है एजुकेशन एक्सचेंज का, तो वो अभी पब्लिक स्कूलों में और जो समृद्ध स्कूल है उनमें चलता है। अभी उसको हम गुरुकुल के लेवल पर लेकर के आ सकते हैं, केंद्रीय विद्यालयों में भी चलता है। राइट, या आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। वो आपने मैंने खुद एक्सपीरियंस किया इंडिया में, वी हैड एक्सचेंज स्टूडेंट्स कमिंग इन, बट गुरुकुल सिस्टम में वो अभी वो इतना वो नहीं है। तो आई थिंक this can be a program that I think we should take in the US over here. प्रतिनिधि सभा है या जो भी larger body है, I think that's a system. even जैसे आर्य समाज के अंदर ही इतने गुरुकुल हैं, तो वो एक सिस्टम प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश किया जा सके और जिसमें उनके रहने की व्यवस्था हो, वो और सब यहाँ पे सब समृद्ध हैं, they will be able to fund and everything, and that might just help a gurukul in India to stand up with those funds. एक regular program ऐसा कोई create हो सकता है। So I think with that's really encouraging if that can be done. With that, I'll just open it to everybody. I have 2 hands already. So please, Poonam ji, you go ahead first. And then Abhishek, Dr. Gandhi had a question. वो काफी देर से wait कर रहे हैं। पूनम जी, आप you can. Okay, Dr. Gandhi, go ahead, please. Yeah. नमस्ते शास्त्री जी। नमस्ते जी। वेरी नाइस टॉक, बड़ा अच्छा आपने समझाया। हमारे 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि गुरुकुल में साइंस, मॉडर्न साइंस वगैरह पढ़ा सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। या अभी जो आजकल एजुकेशन पॉलिसी में कई गुरुकुल ऐसे हैं जो सीबीएसई का कोर्स चलाते हैं, सिलेबस ऑफ द सीबीएसई अप्रूव्ड बाय द एनसीईआरटी, उसको चला रहे हैं। और ग्रेजुएशन लेवल पर जब कॉलेज में जाता है तब उसके पास ऑफर है कि वो किस कॉलेज में जाना चाहता है, लेकिन 12th तक बच्चे का पूरा संस्कार गुरुकुल का तब तक बन जाता है। तो देयर इज ए साइंस स्ट्रीम आल्सो, देयर इज ए कॉमर्स स्ट्रीम आल्सो, देयर इज ए आर्ट्स स्ट्रीम आल्सो। वहाँ में कुछ अदर, जैसा आप गुरुकुल से लोगों को भेजना चाहते हैं इंग्लैंड, अमेरिका वगैरह, उनको इंग्लिश जाननी जरूरत है। कुछ ऐसी चीजें भी गुरुकुल में सिखा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे लोग आते हैं अमेरिका में, काफी शास्त्री जी, आचार्य जी इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो हम लोग को मुश्किल होता है कम्युनिकेशन की। तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं कुछ। बिल्कुल। ऐसे अभी तो स्नातक हमारे पास हैं, दे आर एबल टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश आल्सो, और संस्कृत में भी बोल लेते हैं, हिंदी में भी बोल लेते हैं, इंग्लिश में बोल लेते हैं, पर उनकी संख्या थोड़ी कम है, पर है। यही पूछना था। नमस्ते। मैं ऐसे लोगों की लिस्ट आपको दे सकता हूँ। जरूर आचार्य जी, अगर ऐसी लिस्ट आप शेयर कर सकें मेरे साथ, तो then I can share it with the larger community, because डॉक्टर शशि प्रभा कुमार, द एमिनेंट एजुकेशनिस्ट इन द इंडिया, वो बहुत, जिसे कहना चाहिए, सभी भाषाओं में प्रवीण हैं। जेएनयू की प्रोफेसर, इंटरनेशनल प्रोफेसर हैं, अभी मेरी उम्र की ही है वो। तो उनके पास कुछ ऐसे विद्यार्थियों की संख्या है जो दोनों भाषाओं में धारा प्रवाह बोल लेते।
गुरुकुलों से आकर के विद्यार्थी हायर एजुकेशन के लिए जेएनयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो 2-4 साल में वो उतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, दे आर एबल टू डिलीवर द लेक्चर इन इंग्लिश आल्सो एंड इन संस्कृत आल्सो एंड हिंदी आल्सो. Please, I mean, if you can share that list, I think that would be great. And Dr. Shashi Prabha Kumar Gi, abhi, is she the principal of Hansraj College? Is that she's the one? Yes, or she no? is dean in my college also. I am principal there. She is the dean. She is my boss. Okay, okay. Poonam ji, thank you, Acharya ji, thank you, Dr. Gandhi. I think that's a very, very good point you brought up. That it'll be good to have this list and to be exposed to such speakers. Poonam ji, please go ahead. हाँ जी, ये I just wanted to share my idea with you guys, just the information. शास्त्री जी ने जैसे अभी आपको सबको बताया, हम लोग सबको समझाया कि हम लोग बहुत सारी अपनी शिक्षा, ज्ञान, नॉट शिक्षा बट ज्ञान जो हम लोग का शास्त्रों में है, चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे वो अर्थशास्त्र है, क्योंकि हम आजकल अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो समझ रहे हैं इस बात को. तो कुछ भी आप अपनी इतिहास के ग्रंथ भी पढ़े, जो रामायण और महाभारत है, सिर्फ वही 2 हैं. हम लोग उसको नहीं समझ सकते जब तक हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे. बिल्कुल करेक्ट. ठीक है. और संस्कृत पढ़ने के लिए हम लोग को हिंदुस्तान जाने की जरूरत नहीं है. हम लोग यहाँ के रिसोर्सेज ले. आचार्य जी, आपको शास्त्री जी मालूम है, संस्कृत भारती इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल है, और अमेरिका में हम उससे 3-2.5 साल से हम संस्कृत सीख रहे हैं वहां से वापस से. जी. हमने अब हम तो कॉन्वर्सेशनल सीख रहे हैं, हमने बहुत ज्यादा नहीं करी क्योंकि अभी हमें उतनी जरूरत नहीं है. मैं अमेरिका बैठे उन लोग का आप लोगों को भारतीय विद्या भवन के थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन संस्कृत भारती की है, वही हम बता रहे हैं. संस्कृत भारती जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्कृत भारती USA.org, आप उससे पहले, आपको पता ही है, इन लोग को शायद नहीं मालूम, ज्यादा लोगों को आजकल कोविड के उसकी वजह से, पैंडेमिक की वजह से उन लोग पूरे क्लासेस ऑन जूम कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन उससे पहले इनके फेस टू फेस क्लासेस हुआ करते थे जी, और अभी भी कहीं कहीं कर रहे हैं कि नहीं ये हमें नहीं पता, क्योंकि हम ऑन जूम अभी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ऑन जूम करते हैं. आई थिंक दे विल कंटिन्यू विद जूम बिकॉज हर कोई ट्रैवल नहीं कर सकता है, और उनके एडल्ट्स के भी हैं, उनके कॉन्वर्सेशनल जिसको बोलते हैं इनफॉर्मल क्लासेस भी है, और फॉर्मल डिग्री क्लासेस भी है. और जो यहाँ से पढ़ेगा, अगर आप संस्कृत पढ़ेंगे तो ये सोचने की जरूरत नहीं है. पहली बात है, हम लोग को ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग को हिंदी नहीं समझ में आती, हम इंग्लिश ही बोलेंगे. वी हैव टू गेट आउट ऑफ दैट. हम लोग को अपनी भाषा जानना भी उतना ही जरूरी है, बहुत आवश्यक. यहाँ से पढ़ेंगे तो इंग्लिश अपने आप आती ही होगी, तो इंग्लिश जानने के बाद आप संस्कृत क्यों नहीं सीख सकते. और उसकी फैसिलिटी. अच्छा, एक चीज और आपसे शेयर कर ले. संस्कृत भारती ने अब जो शुरू किया है, हमने जो पिछले बार रजिस्ट्रेशन किया, उन लोग ने ट्यूशन फीस हमें रिफंड कर दी कि अब हम फ्री करेंगे. सो वी ऑल जस्ट डोनेट. उससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए. No, thanks, Poonam ji, for sharing that. The only thing I would say, मेरा आप टेलीफोन नंबर इनसे ले लीजिएगा, सहगल साहब से, फिर मैं आपसे डिटेल में पर्सनल बात कर लूंगा. श्योर. मैं आपको वहां ब्रांच ही खुलवा दूंगा भारतीय विद्या भवन की, और संस्कृत भारती की नहीं, भारतीय विद्या भवन की, जो आपको संस्कृत पढ़ाएगा ऑटोमेटिक. Right. I think the critical thing, and just to point on what you said, we can reach out. I mean, we want to learn Sanskrit. There are a lot of ways, but I think there is a core structure missing in terms of if there's a kid, 10-year-old, there are summer vacations, right? Perfect time if there is an exchange program or something like that, where they go and experience. देखो online Zoom पे तो पढ़ाई बच्चे की नहीं हो सकती. तो जाके एक्सपीरियंस करना, वो दिनचर्या देखना, वो रूटीन देखना, वो is a separate thing. It is a totally separate experience. Rita ji, I think you had a question. Please go ahead. Yeah, बहुत ही informative Rita ji, can you introduce yourself as well? I think probably you joined for the first time. Hello. Can you introduce yourself as well? Yeah, मेरा नाम रीता कोहली है. मैं ये आर्य समाज न्यूयॉर्क से जुड़ी हुई हूँ. और अभी जी मुझे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं. आई होप ही रिमेम्बर्स में. और
आज जो सेशन हुआ है बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है। आई एम वेरी एक्साइटेड। और जो पूनम जी ने हमें वो वेबसाइट बताई है, अगर आप वो व्हाट्सएप पे डाल दें तो आई वुड लाइक टू ज्वाइन टू लर्न संस्कृत। दैट वुड बी ग्रेट हेल्प। यही कहना था मुझे। Yeah, I'll add it to our chat, and then I'll add you to our WhatsApp group as well. So that way you'll see that link, and you can take advantage definitely. Acharya ji, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। So nice. I think we're at time, but we can take one more question if somebody has another question or they want to ask or any clarification. हाँ जी, नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार आचार्य जी, मैं राजीव बोल रहा हूँ। हाँ जी, नो, थैंक यू सो मच, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। तो जस्ट वन सजेशन अगर आप पॉसिबल होता है, जैसे यहाँ के बच्चे जो हैं जी, अब तो सोशल मीडिया पे वी कैन इजीली इंटरेक्ट, तो ये जो गुरुकुल में वहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जी इन द हायर ग्रेड्स, अगर वो भी आके इस तरीके से सेशन में पार्टिसिपेट करें और अपने बारे में बताएं कि कैसे उनको बेनिफिट मिल रहा है इसका, और हाउ जैसे अभी कंफ्यूजन है कि वो आपने बताया जैसे सीबीएसई की पढ़ाई भी कर रहे हैं वो लोग और साथ में संस्कृत नॉलेज भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, तो अगर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे यहाँ के बच्चों से जी, तो इट विल बी वेरी वेरी मोटिवेटिंग फॉर देम। सर मैं उसके लिए व्यवस्था करके सहगल साहब को बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद जी, थैंक यू। Thank you. And Rajiv ji, let's talk about that. I mean, there are a few ideas that have come across इस session में से, तो I think उस पे थोड़ी बात की जा सकती है definitely. हाँ जी, thank you. करते हैं, कुछ प्लान करते हैं। Okay, I think we are at time, and I think it's been a great discussion. Acharya ji, Mary, you done? Yeah. Okay. I have a question. Dr. Abhi, for the thank you. I wanted to ask you. Jitendra ji, is Dr. Abhi able to join or? Abhishek, she's not available. She's busy with some work. So. Can you end with a thank you note and then we'll go to Sati? आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया इस विषय के बारे में, गुरुकुल एजुकेशन पद्धति के बारे में। उम्मीद है कि आपसे संपर्क करने का अवसर आगे भी प्राप्त होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा आपके प्रवचन को सुनकर। Thank you, lot of thanks. सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आचार्य जी, अब आप शांति पाठ करते हैं और समापन करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कैन आई लीव द कैमरा? हाँ जी, थैंक यू। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद।